तो जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज के अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक, तो इसमें मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताने चल रहा हूँ एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए, तो इसमें कई सारे चीज़ें हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला कहा जा रहा है अंतर संबंधों के आधार पर ये दो भाग होते हैं। एक होता है ओपन इकोनॉमी, दूसरा होता है क्लोज्ड। दो कौन कौन? एक ओपन, एक क्लोज। एक दूसरा होता है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे तीन होते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड, मतलब समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और तीसरा एक होता है विकास की अवस्था के आधार पर, जिसमें कितने हम लोग अध्ययन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के। पहला होता है विकसित, फिर होता है पहला होता है, देखिए पहले होगा अल्प विकसित भैया, अल्प विकसित। दूसरा विकासशील और तीसरा विकसित। समझ रहे हैं? तो देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार के उसमें कई आधार दिए गए। पहला अंतर संबंधों के आधार पर, दूसरा संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, तीसरा विकास की अवस्था के आधार पर। तो इसमें दो प्रकार से हैं। एक है देख लिया जाए तो ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। आज के समय में या कभी भी कोई भी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी कभी नहीं हो सकती। क्लोज इकोनॉमी क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक उसके पास पूरे संसाधन नहीं हो जाते संपूर्ण मात्रा में, एकदम पूरी तरीके से उसके पास संसाधन होंगे, तभी तो वो किसी देश से आयात या निर्यात नहीं कर पाएगा। सिंपल सा फंड है। अगर उसके पास पूरी संसाधन है तो किसी देश से आयात निर्यात नहीं कर पाएगा, तो वो क्लोज इकोनॉमी है। लेकिन आज के देश में कोई भी देश क्लोज इकोनॉमी नहीं है, सबके सब ओपन है। क्योंकि अगर 1 रुपया का भी करता है या 1000 करोड़ का भी करता है तो वो क्लोज इकोनॉमी में नहीं आएगा। तो क्लोज इकोनॉमी का परिभाषा देख लें तो कहा जाता है कि इस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात प्रतिबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? आयात निर्यात प्रतिबंधित होते हैं। प्रतिबंधित होने का मतलब उस किसी देश से उसका कोई मतलब नहीं, अपने देश में सारे संसाधनों का यूज करता है और दूसरे देश पे वो मतलब आयात निर्यात नहीं कर पाता है। और इसमें क्या कह सकते हैं कि यह जो होता है यह संरक्षणवादी नीति को प्राथमिकता देता है। संरक्षणवादी नीति को प्राथमिकता देता है। क्यों संरक्षणवादी नीति को प्राथमिकता देता है? और यह एक आदर्श स्थिति, जब क्लोज्ड इकोनॉमी होगा किसी भी देश का, एक आदर्श स्थिति होगा, आइडियल स्थिति। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी मात्रा में संसाधन मौजूद है, एकदम संपूर्ण देश है, तभी तो किसी देश से मतलब उसका नहीं रहेगा। यह एक आदर्श स्थिति, क्योंकि इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। जो भी देश है क्लोज इकोनॉमी बनेगा। तो ऐसा अभी आज के ज़माने में है नहीं, वो संरक्षण विधि नीति का प्राथमिकता देता है। जो ओपन इकोनॉमी होता है वो क्या होता है कि आयात निर्यात क्या होती है, उसमें अनुमति होती है। आयात निर्यात की अनुमति वहाँ पे होती है। किसमें? जो ओपन है, जो खुली अर्थव्यवस्था है। यह जो होता है इसमें अर्थव्यवस्था में संसाधनों का मुक्त आवागमन होता है। आवागमन कैसा होता है? मुक्त। किसका? संसाधन का। और इसके अंतर्गत उदारवादी, कैसी? उदारवादी नीति का पालन किया जाता है। तो दो चीज़ हम लोग समझ गए, क्लोज इकोनॉमी और क्या था? क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी हम लोग समझ गए। अब देखते हैं संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। सोशलिस्ट, जिसको बोलते हैं समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा मिश्रित। देखिए, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। आज के समय में कोई समाजवादी देश बचा है? कोई समाजवादी देश ऐसा है? अभी कह सकते हैं कोई नहीं है। तो इसमें हमको फोकस देना है कि यहाँ पर जो संसाधन है, संसाधन का स्वामित्व, मतलब संसाधन का मालिक कौन होगा? स्वामित्व किसका होगा? सरकार का। किसका होगा? उस पर सरकार के पास होगा। किसके पास? सरकार के पास होगा। और जो कीमत, कोई भी संसाधन उसकी कीमत है, उसकी जो संस्था एक निर्धारण करेगा वो केंद्रीय संस्था होगी। कीमतों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? एक केंद्रीय संस्था द्वारा। समझ में आ रहा है आपको? केंद्रीय संस्था कोई रहेगी, उसके माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं कि जो संसाधन के स्वामित्व के आधार पर हम लोग
उसमें वर्गीकरण किए हैं। उसमें पहला समाजवादी है। समाजवादी में संसाधन पर जो स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है? सरकार के पास। और जो मूल्य का निर्धारण होता है, किसी भी कीमत का निर्धारण होता है, वो किसी केंद्रीय संस्था द्वारा होता है। और आर्थिक क्रिया इसमें जो भी होगी उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार का नियंत्रण आर्थिक क्रिया पर, लेन देन जो भी होगा कि समाज के कल्याण कैसे हो उसके लिए होगा। और नागरिकों को उसके आवश्यकता अनुसार उत्पादन दिया जाएगा। वैसे जैसे कि बाज़ार में देखा जाएगा कि दाल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अधिक से अधिक दाल की सप्लाई की जाएगी और अधिक से अधिक लोगों तक उसको पहुंचाया जाएगा मिनिमम मिनिमम प्राइस में, ताकि लोगों का कल्याण भी हो जाए। और इसका मूल उद्देश्य होता है, समाजवादी का मूल उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण। क्या? जन कल्याण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। इसमें प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकता। समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव रहता है। इसका प्रतिस्पर्धा का अभाव दिखता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर संसाधन पर मालिकाना हक किसका होता है? सरकार का। और जो इस पर नियंत्रण सरकार करती है आर्थिक क्रियाओं के ऊपर। और इसका उद्देश्य होता है जन कल्याण और आवश्यकता अनुसार। क्या? जो लोगों की आवश्यकता अनुसार, नागरिकों की आवश्यकता अनुसार उसका उत्पादन करते हैं। और इसमें कीमत का निर्धारण एक केंद्रीय संस्था द्वारा की जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, अब देखिए इसके बाद एक आता है पूंजीवादी। एक होता है वांट मतलब चाहत। एक होता है आवश्यकता, नीड। अब देखिए आपकी चाहत है कि हमारे पास पनीर मैं खाऊं, पकौड़ा खाऊं, और पनीर का पकौड़ा खाऊं मतलब नॉनवेज खाऊं, बहुत सारी चीज़ें कि स्विट्ज़रलैंड में मेरे पास बंगले हो। लेकिन आपकी जो आवश्यकता है कि आप दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन आवश्यकता तो यही चीज़ों का है, तो उत्पादन इसी प्रकार से सरकार आपको करवाएगी कि ये सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं उसकी अच्छे तरीके से उसको हो जाए। लेकिन चाहत तो कुछ और है। तो सरकार क्या करती है पूंजीवादी में? चाहत के साथ नहीं, आवश्यकता के अनुसार नागरिकों को उसको प्रोत्साहन करवाती है, मतलब उसको देती है, लोगों के पास पहुंचाती है। अब हम लोग जानते हैं पूंजीवादी के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें बहुत ही बड़ा एक अलग सिस्टम है, समाजवादी से बहुत ही डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कीमत का निर्धारण होगा भैया, ये बहुत ही अलग चीज़ है। कीमत का निर्धारण होगा बाजार सिद्धांत के अनुसार होगा। बाजार सिद्धांत क्या होता है? अब बाजार सिद्धांत काम करता है डिमांड सप्लाई पे। डिमांड सप्लाई की अगर किसी भी बाजार में पेन की कीमत मतलब पेन की मतलब कलम की डिमांड बढ़ रही है, या तो किसी वस्तु की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो उसकी सप्लाई भी लगातार अच्छे तरीके से की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी तो इसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। अगर कोई वस्तु ऐसी भी होती है कि जिसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है तो उसकी मूल्य में भी वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है कि लगातार उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है भैया, तो इसकी मूल्य बढ़ाओ, ऐसे लोग करते हैं। अब उसका सप्लाई भी करते हैं। अगर कभी कभी कैसा होता है कि डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि बाज़ार में 100 पेन है, खरीदने वाले लोग आगे 1000, तो बाजार सिद्धांत में समझ में आ जाता है कि ये जो वस्तु है एक स्पेसिफिक वस्तु जिसकी डिमांड बढ़ गई है, तो उसके मूल्य में भी लोग बढ़ोतरी कर देते हैं, क्योंकि खरीदने वाले की संख्या ज़्यादा है। 1000 लोग हैं, अगर 100 रुपये का एक पेन का दाम 100 रुपया है और लोग 1000 खरीदने वाले आ गए और बाज़ार में 5-6 ही पेन बचा हुआ है, तो लोग उसके अधिकतम से अधिकतम धनराशि उसको पे करने के लिए देंगे, तो उसकी मूल्य का निर्धारण अपने आप हो जाएगा। बाजार सिद्धांत पे काम करने लगेगा वो। और इसमें जो पूंजीवादी होता है, इसमें आर्थिक क्रिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? कोई निजी व्यक्ति होता है, उसके माध्यम से निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है पूंजी। क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत तगड़े रूप से होती है। प्रतिस्पर्धा का अभाव, इसमें प्रतिस्पर्धा होती है। क्योंकि इसमें पूंजीवादी में क्या होता है कि इसमें गुणवत्ता के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी सब पे फोकस किया जाता है। गुणवत्ता भी फोकस किया जाएगा, वस्तु की गुणवत्ता सुधारा जाए, वस्तु की मात्रा भी सुधारी जाए, उचित मात्रा में भी दिया जाए, उसके मूल्य में भी सही तरीके से दिया जाए, तो सब कुछ यहाँ पे एकदम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना है भैया। किसी भी व्यक्ति को तो उसका उद्देश्य होता है लाभ। उसमें क्या था पूंजीवादी समाजवादी में, उसको अधिक से अधिक कल्याण करना था। लेकिन जो ये होता है पूंजीवादी, उसमें अधिक से अधिक उसको लाभ कमाना है। समझ में आ गया? इसमें एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था एडम स्मिथ। उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति दिया था। क्या नाम है? अहस्तक्षेप की नीति, लेजेज
लेजर फेयर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। मतलब इसमें कहते हैं कि सरकार आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पूंजीवादी में सरकार जो है उसकी आर्थिक क्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसको क्या बोलते हैं? मुक्त अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, सरकार का नियंत्रण नहीं। किसमें? आर्थिक क्रियाओं में सरकार का नियंत्रण स्पष्ट दिखाई नहीं देता। आर्थिक क्रियाओं में सरकार का नियंत्रण नहीं दिखता है। समझ में आ गया? तो ये पूंजीवादी हो गया, सिंपल सा फंडा है। अब अपना आता है मिश्रितवादी, जो कि बहुत ही अपना इंडिया के लिए, इंडिया में वही चल रहा है। कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें जो होता है आर्थिक क्रिया होता है, आर्थिक क्रिया, इसमें सरकार की जो भूमिका होती है, सरकार की भूमिका सीमित होती है और निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र उसको उत्पादन की स्वतंत्रता दी जाती है। निजी क्षेत्र को उत्पादन की स्वतंत्रता क्यों? क्योंकि अधिक से देखो दोनों लोग मिल के करते हैं, जिसमें इसका एक ऐसे परिभाषा ये बना जा सकते हैं कि जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था या उसमें निजी क्षेत्र और क्या बोलते हैं सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। तो इसमें सरकार का सीमित होता है, लेकिन निजी क्षेत्र को सरकार बोलती है कि अगर तुम 100 वस्तुओं का उत्पादन करोगे तो मैं तुमको इस पर कुछ बोनस भी दूंगा। 100 वस्तुओं का उत्पादन करो तो मुझको 2 वस्तु का मूल्य और तुमको ऐड करके मैं दूंगा। तो वो क्या होते हैं? प्रोत्साहित होती है किसकी? वस्तुओं को उत्पादन करने में। तो इसीलिए इसमें निजी क्षेत्र की अधिक होती है और इसमें सरकार की मतलब सीमित मात्रा में उसका स्वामित्व होता है। निश्चित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बाजार, यह अर्थव्यवस्था में बाजार प्रतिस्पर्धा एवं जन कल्याण दोनों सम्मिलित रूप में होता है। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार प्रतिस्पर्धा और जन कल्याण दोनों सम्मिलित रूप में होता है। यह यहाँ पर सरकार जो होती है, सरकार की भूमिका एक नियामक के रूप में होती है। कैसे के रूप में? एक नियामक के रूप में होती है। किसमें? मिश्रित में। बाजार प्रतिस्पर्धा बहुत और जन कल्याण दोनों मिश्रित रूप में होती है, सम्मिलित रूप में, और सरकार का भूमिका होता है नियामक के रूप में। तो आप ये सब चीज़ें जानते थे, इसके बारे में मैंने आपको बतला दिया। अब हम लोग देखते हैं विकास की अवस्था के आधार पर कैसे वो किया जाए। तो इसमें जो सरकार निजी क्षेत्र वाला था उसमें प्रोत्साहन इसीलिए देता है कि अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर सके, ताकि सरकार उसका क्योंकि इसमें सम्मिलित रूप में हो रहा है तो जन कल्याण भी करेगा और बाजार प्रतिस्पर्धा भी बना रहेगा। तो इसीलिए इसको अधिक से अधिक मात्रा में वो स्वतंत्रता देती है। हम लोग देख लें जो हम लोग उसके विकास की अवधारणा के आधार पर देख रहे थे। तो एक हमारा था विकासशील, विकसित और अल्प विकसित। तो पहले अल्प विकसित, फिर विकासशील और फिर विकसित, विकासशील और विकसित। तो अल्प विकसित में क्या होगा कि यहाँ पे जो तकनीक होगा, इसमें तकनीक से के रूप में पिछड़े हुए देश होंगे। वो क्या होगा? तकनीक की दृष्टि से पिछड़े हुए देश नज़र आएंगे, वो पिछड़ा हुआ देश होगा। और गरीबी और बेरोजगारी वहाँ पे उच्च दर पे होगा। गरीबी और बेरोजगारी कैसे होगी? उच्च दर पे होगा। किस में? अल्प विकसित में। और संसाधन यहाँ पे होगा, संसाधन का दोहन प्रारंभिक अवस्था में अभी भी अनेकों संभावनाएं विद्यमान रहेगी। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो संसाधन होगा उसका अधिक मतलब उसका जो दोहन तो होगा, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में होगा। कैसा होगा? प्रारंभिक अवस्था में उसका दोहन होगा, लेकिन उसके साथ साथ अनेक सारे और संभावनाएं विद्यमान रहेगी। इसका यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रहेगा भाई, अल्प विकसित है। तो वही विकासशील की बात करेंगे तो विकासशील में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे आधुनिक तकनीक, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, तकनीक दृष्टि से क्या है वो पिछड़ा हो, लेकिन यहाँ पे आधुनिक तकनीक का अभाव नजर आएगा। किस पे देखा जाए तो अपना विकासशील में यहाँ में अभाव नजर आएगा। और क्या आएगा? उत्तम कोटि की आधारभूत संरचना नहीं रहेगी, उत्तम कोटि की आधारभूत संरचना नज़र नहीं आएगी, कम रहेगी। फिर औद्योगिकरण में वहाँ पे ये रहेगा कि औद्योगिकरण किया जा सकता है। कहाँ पे? विकासशील में औद्योगिकरण की संभावनाएं
मौजूद रहेगी, विद्यमान रहेगी। और जो विकसित है उनमें क्या कहना, विकसित में तो बहुत अलग बात है। विकसित में सब बेहतर आधारभूत संरचना रहेगा, बेहतर आधारभूत संरचना, बेहतर आधारभूत संरचना द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्प विकसित, विकासशील, विकसित। अल्प विकसित में तकनीकी दृष्टि से वो पिछड़ा हुआ देश रहेगा, गरीबी बेरोजगारी उच्च दर पर रहेगा, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बहुत कम रहेगा। लेकिन वही विकासशील में आधुनिक तकनीक का अभाव रहेगा, उत्तम कोटि की आधारभूत संरचना नहीं रहेगी, औद्योगिकरण की संभावनाएं रहेंगी। और विकसित में क्या रहेगी, बेहतर आधारभूत संरचना रहेगा, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक से अधिक रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्षेत्रकों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन क्षेत्रक होते हैं। तो आपको पता ही है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, और तृतीयक मतलब टर्सरी। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। एक आम की कंपनी, आम का बागानों का मतलब मालिक है और एक कंपनी है, ठीक। एक आम का बागान का मालिक है और एक कंपनी। ये आम का बागान मालिक वाला जो है ये क्या करता था, आम ले जाता था मंडी में बेचता था। लेकिन आम की जगह सेब ले लेते हैं, संतरा, कुछ भी कि वो बेचता था बाज़ार में, या तो ऐसे ही मतलब वहाँ पे दे देता। लेकिन कोई आदमी उसको मिला, बोला कि भैया आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ये जो आम है ये कंपनी वाले को दे दीजिए, मैं उसका आपको फ़ोन नंबर देता हूँ, आप बात कर लीजिए। तो ये बोला कि भैया मेरे पास इतना साधन नहीं है कि मैं आपको पहुंचा दूं। तो कंपनी वाला बोला कि मैं आपके पास एक ट्रक ट्रांसपोर्ट आपको भिजवाता हूं, जिससे आप लेके चले जाइएगा। तो ये बोला कि ट्रांसपोर्ट तो भिजवा देंगे। अब ये बस उस लाया, जो ट्रक उसमें आम रखवा दिया मैंगो, बट ये बोला कि मेरा पेमेंट कब मिलेगा। तो कंपनी बोला कि अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुमको तुरंत ही वो करवा देता हूँ, पेमेंट करवा देता हूँ। अब ये कंपनी क्या करेगा, ये आम से फ्रूटी बनाएगा, जूस बनाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें अपना बनाएगा और बेचेगा कंपनी बाज़ार में उपभोक्ता के पास। तो देखो इसमें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में ये जो वस्तुएं थी प्रारंभिक अवस्था में थी, कौन, जो प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र की डिफिनेशन एक ऐसा है कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। यहाँ से ये कच्चा माल के रूप में होता है। क्या होता है, यहाँ से कच्चा माल की आपूर्ति का स्रोत यह है प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र, कौन, कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र। तो इन्होंने क्या किया कि आम लिया प्राथमिक क्षेत्र का कच्चा माल और कहाँ दिया, कंपनी को। तो ये देखो कंपनी जो हो गई ये सेवा दे रही है, क्या दे रही है, सेवा दे रही है। तो कंपनी क्या दे रही है, सेवा दे रही है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया, सेवा दे रही है। तो तृतीय क्षेत्र जो कॉल से बात कर रही है वो भी सेवा दे रही है, तृतीय क्षेत्र। अकाउंट जो बैंक माध्यम बना वो भी सेवा क्षेत्र। ट्रांसपोर्ट है वो भी सेवा क्षेत्र। लेकिन फैक्ट्री में जो उसका निर्माण हुआ, फ्रूटी का मैन्युफैक्चर हुआ, वो हुआ द्वितीय क्षेत्र। तो बस इतना ध्यान रखिए कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन की सहायता से उत्पादन किया जाता है, तथा यह जो होता है कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत है, जैसे कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल, इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल की सहायता से उत्पादन किया जाता है। इसके कच्चा माल जो प्राप्त हो उसके माध्यम से उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में मूल वर्धन किया जाता है, मूल वर्धन, वैल्यू एडेड। जैसे विनिर्माण क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र। निर्माण मैं उसको बतलाऊंगा कैसे होते हैं, विनिर्माण क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र। और जो तृतीय क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है कि सेवा की बातें होती है, कि इसमें जो भी प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन हुआ है उसके सहायता से गतिविधियों में सहायता का। जैसे कि यह क्षेत्र जो होता है तृतीय क्षेत्र, इसमें प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र से जो भी उत्पादन किया गया है उसकी गतिविधियों में सहायता करता है तीसरे में, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र जो होता है यह एवं कह सकते हैं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के बीच का संयोजक है। प्राथमिक एवं द्वितीय के बीच का ये संयोजक सेवा क्षेत्र का काम कर रहा है। बैंक हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, कोई भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी सारी चीज़ें उसमें आ जाएगा। मैं बता रहा था आपको कि निर्माण क्या होता है और एक विनिर्माण। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन। तो विनिर्माण जो होता है, जैसे कि कोई घर बनाते हैं, तो मान लिया जाए
कहते हैं भैया कि जो विनिर्माण कोई चीज़, जैसे कि आम है, आम को मिला करके हम लोग जूस बना दिए। अब जूस का कोई भी तो साइंस का नियम लगा लो, कोई भी कुछ बना लो, हम आम उसको दोबारा से नहीं बना सकते। मतलब इसको एक भाषा देखा जाए तो इसको कहते हैं अनत अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। इसको पूंजी गहन भी कहा जाता है। इसमें पूंजी लग जाती है एक बार, तो उसका कम से कम मतलब वो समझो कि देखा जाए तो अब एक बार में आम का वो जूस बन गया तो जूस ही बनेगा, उसके बाद वो लौट कर नहीं आ पाएगा, जूसी के रूप में रहेगा। लेकिन जो निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो घर बनाते हैं, तो घर को तोड़ते समय बोलते हैं कि भैया जब घर तोड़िएगा ना तो कुछ चीज़ें ईंट को कम से कम बचा ही लीजिएगा, जिसलिए उसको दोबारा यूज किया जा सके, मतलब रीयूजेबल बच सके, दोबारा यूज किया जा सके। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो होता है, जैसे कि इसको हम देखें, इसी माध्यम से देखें कि कुछ चीज़ें हैं तो इसको हम डी के ABC को जोड़ के डी बना, लेकिन इन डी को तोड़ के फिर से हम ABC में बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये श्रम गहन होता है। श्रम के माध्यम से फिर भी इसको गहन कर सकते हैं, और ये होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय, बस सिंपल सा इतना समझिए कि जो भी निर्माण क्षेत्र है उसका लगभग फिर से दोबारा यूज के लिए हम लोग वो कर सकते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चर वाला है, जैसे पेन बना मैन्युफैक्चर हो गया, इसको अब कैसे उसी अवस्था में ला सकते हैं जो प्लास्टिक था, उसके मतलब मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैं आशा करता हूँ कि जो इकोनॉमी के लेक्चर हैं जो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में सपोर्टिव करेगा, तो इसीलिए आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आप ध्यान से पढ़िए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से।